हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सीआरपीसी थ्रू वन लाइनर फैक्ट्स और ये है पार्ट नंबर 9। और पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 317 तक पढ़ लिया था। 318 से देख लेते हैं। सो जब भी क्या होता है कि कोई एक्यूज अगर अनेबल टू अंडरस्टैंड हो जाता है प्रोसीडिंग जो भी है जो उसकी कन्विक्शन या उसके एक्यूटल पे बेस्ड कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज पे बेस्ड होती है, मतलब उसको सजा हो जाती है। तो जो प्रोसीडिंग है उसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है हाई कोर्ट के पास, उस रिपोर्ट के साथ जो कि सरकमस्टेंसेस बताती है कि इट शैल पास देयर ऑन सच ऑर्डर एज ए थिंग्स फिट। तो उसके बाद वो क्या है कि हाई कोर्ट को यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह फॉरवर्ड करके जो भी पास करना चाहते हैं जो ऑर्डर, वो पास कर सकते हैं। सेक्शन 318 ये बताता है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई भी एक्यूज है वो अनेबल टू अंडरस्टैंड है प्रोसीडिंग, तो उसकी रिपोर्ट किसको दे देंगे? हाई कोर्ट को। और फिर उसके बाद वो पास कर सकते हैं जो भी ऑर्डर्स उनको ठीक लगता है पास करने के लिए। फिर है यहाँ पे पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट द पर्सन अपीयरिंग टू बी गिल्टी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 319। तो सेक्शन 319 में बताया हुआ है कि जो पर्सन हमें लग रहा है कि इन पर्सन के अगेंस्ट भी हमें प्रोसीडिंग वगैरह चलाना चाहिए, तो उनके अगेंस्ट प्रोसीड करने का राइट कहाँ पे है? तो सेक्शन 319 में दिया हुआ है। तो ये पावर ऑफ एडिशनल प्रोसिक्यूशन है एक तरीके से, मतलब जो पर्सन हमें लग रहा है कि इनके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग वगैरह होना चाहिए, और उन पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोसीड करने का राइट देता है एक तरीके से सेक्शन। तो यहाँ पे ये पावर है सेक्शन 319 में कि कोर्ट को जब भी लगता है कि कुछ अदर पर्सन भी यहाँ पे एक्यूज हो सकते हैं और उनके अगेंस्ट प्रोसीड करना चाहिए, तो ये पावर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी यहाँ पे इंक्वायरी और ट्रायल जब भी किसी ऑफेंस का चल रहा है और ये अगर उनको लगता है कि जो एविडेंस है किसी पर्सन के अगेंस्ट जो कि यहाँ पे एक्यूज नहीं है, लेकिन लग रहा है कि उसने यहाँ पे चीजें की हो सकती है, मतलब हैज committed any offense for which the person could be tried together with the accused, तो यहाँ पे कोर्ट उसके अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है। अगेंस्ट सच पर्सन, मतलब उस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है फॉर द ऑफेंस विच अपीयर्स टू हैव कमिटेड, कि जो पर्सन ने कमिट की होगी वो ऑफेंस। और जो प्रोसीडिंग है रिस्पेक्ट ऑफ विच सच पर्सन शैल बी कमिंस्ड अफ्रेश, मतलब जो भी प्रोसीडिंग यहाँ पे उस पर्सन के अगेंस्ट होगी, जिस पर्सन को यहाँ पे जिसके अगेंस्ट यहाँ पे प्रोसीड किया जा रहा है, वो अफ्रेश होगी, मतलब एक फ्रेश प्रोसीडिंग होगी। और विटनेसेस जो होंगे उसको रीहर्ड किया जाएगा। अब सेक्शन 320 की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 320 प्रोवाइड करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। तो जो कंपाउंडिंग होती है अंडर सेक्शन 320 में ही अलाउ होती है, और उस ऑफेंस के लिए अलाउ होती है जो कि मोर पर्सनल काइंड के होते हैं रॉन्ग, मतलब ऐसा रहता है कि इसमें केवल पर्सनल, मतलब किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया हुआ किसी ने, तो उस चीज के अगेंस्ट ही यहाँ पे ये कंपाउंडिंग होती है। फिर एज पर सेक्शन 320 सब सेक्शन 8 जो बताता है, तो उसमें बताता है कंपाउंडिंग ऑफेंस जो भी होगा तो उसका इफेक्ट होगा एक्विटल, मतलब उसको एक तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, मतलब एक्विटल अमाउंट होता है उसका अगर किसी ने कंपाउंड कर लिया ऑफेंस को। तो अमाउंट होगा एक्विटल ऑफ द एक्यूज विद whom द ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड। तो उस पर्सन की तरफ से एक तरीके से एक्विटल हो गया है ऑफेंस के लिए, जिस पर्सन ने यहाँ पे कंपाउंड कर दिया ऑफेंस, उस पर्सन की तरफ से एक्यूज को एक्विटल हो गया। फिर सेक्शन 320 का सब सेक्शन 9 बताता है कि कोई भी ऑफेंस कंपाउंड नहीं होगी जब तक कि वो प्रोवाइड ना की गई हो सेक्शन 320। तो सेक्शन 320 जब भी आप सीआरपीसी में देखेंगे तो एक पूरी तरीके से लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से ऑफेंसेस यहाँ पे कंपाउंड हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं होंगे। तो जो ऑफेंसेस 320 सेक्शन में दिया हुआ है, सिर्फ वही ऑफेंस यहाँ पे कंपाउंड हो सकते हैं। फिर एक केस था वेंकट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो उसमें ये हेल्ड हुआ था कि कंपाउंडिंग अगर कभी भी अलाउ की गई है कोर्ट के द्वारा बियॉन्ड सेक्शन 320, देन इट विल बी कंसिडर्ड टू बी बैड लॉ एंड नीड नॉट टू बी फॉलोड। तो क्या होता है कि जो सेक्शन 320 में दिए हुए वो ऑफेंस तो कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा किसी ने किसी ऑफेंस का कंपाउंड किया है, तो वो कंपाउंडिंग जो है वो बैड इन लॉ मानेंगे और उसको फॉलो नहीं किया जाएगा कहीं अदर दूसरे केसेस में भी, कभी भी। फिर एक केस था हसी मोहन बर्मन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम एंड अनदर, मतलब उसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो ऑफेंस है जो कि फॉल नहीं करते सेक्शन 320 में, देन कंपाउंडिंग कैन नॉट बी अलाउड, बट इफ द पार्टीज हैव कॉम्प्रोमाइज देन द मिनिमाइजेशन ऑफ सेंटेंस कैन बी डन। तो क्या होता है कि इस हसी मोहन बर्मन केस में बताया गया था कि कोई भी सेक्शन 320 के अलावा जो ऑफेंस है उनको अगर कंपाउंड किया जाता है तो अलाउ नहीं होगा कंपाउंडिंग, लेकिन अगर पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर रही है तो यहाँ पे मिनिमाइजेशन ऑफ सेंटेंस हो सकता है, मतलब सेंटेंस को थोड़ा कम किया जा सकता है जो उस ऑफेंस के लिए दी जाती है।
फिर जो कंपाउंडिंग होती है सेक्शन 320 में, वो सिमिलर है ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ सीपीसी के। मतलब यहाँ पे जो एक तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज डिग्री देखते हैं ना सीपीसी में, कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसी तरीके से कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है सेक्शन 320 का, कि कॉम्प्रोमाइज डिग्री है। फिर अगर कोई गार्जियन है, वो यहाँ पे कंपाउंड करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे कोर्ट की परमिशन लगेगी। तो गार्जियन रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ द कोर्ट फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। फिर अगर जो विक्टिम है, अगर वो डेड हो गया है, मतलब उसकी डेथ हो गई विक्टिम की, तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कंपाउंड कर सकते हैं उस मैटर को, लेकिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट करेंगे वो लोग भी। फिर जब भी यहाँ पे ऑफेंस कंपाउंड होता है अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में, तो जो अबेटमेंट है उस ऑफेंस का या अटेम्प्ट है उस ऑफेंस का, उसको भी यहाँ पे कंपाउंड किया जाए, कंपाउंडेबल हो सकता है लाइक मैनर में। मतलब ये जो उसके अबेटमेंट होगा या उसका अटेम्प्ट होगा, 320 में जो ऑफेंस दिए गए हैं उनको भी यहाँ पे कंपाउंड किया जा सकता है। अगर मतलब सपोज करिए कि 320 में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उनका कंपाउंड हो रहा है, तो उनका अबेटमेंट और जो अटेम्प्ट होगा वो भी कंपाउंड हो ही सकता है, ऑब्वियस सी बात है, और ये लिखा हुआ भी है। फिर offenses in which the compromise can be arrived between the parties called compoundable offenses। तो compoundable offense को हम क्या बोलेंगे? compoundable offense मतलब होता है जिसका जिसमें compromise हो सकता है parties का। फिर यहाँ पे offense under section 307 है, वो not compoundable है under section 320 of CRPC, मतलब attempt to murder। तो वो तो यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, बस यहाँ पे याद रखिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये ऑफेंसेस दिए हैं एक तरीके से एग्जाम्पल है कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं होती। मतलब देखिए, अटेम्प्ट टू मर्डर अगर कोई करेगा तो कैसे ऑफेंस कंपाउंडेबल हो सकती है। फिर ऑफेंस अंडर सेक्शन 353 भी है, वो भी नॉट कंपाउंडेबल होगी। फिर ऑफेंस अंडर सेक्शन 388 ऑफ आईपीसी जो है, मतलब ये सब ये भी नॉट कंपाउंडेबल होगी। ठीक है। फिर वेयर द एक्यूज हैज बीन कमिटेड फॉर ट्रायल और वेदर ही हैज कन्विक्टेड एंड अपील इज पेंडिंग, नो कंपोजिशन फॉर नो कंपोजिशन ऑफ द ऑफेंस शैल बी अलाउड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट टू विच ही इज कमिटेड। तो क्या होता है कि जब भी किसी ऑफेंस को एक्यूज को कमिट कर दिया गया, मतलब किसी हायर कोर्ट में, और या फिर किसी कन्विक्शन की उसकी अपील पेंडिंग है, तो अपील में और जो कमिट हो गया उसमें उस टाइम पे कंपोजिशन नहीं होगा, उस ऑफेंस के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि यहाँ पे लीव ऑफ द कोर्ट नहीं हो जाती, मतलब कोर्ट से तक परमिशन नहीं ले लेते। ठीक है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है कर रही है एक्साइज पावर ऑफ रिवीजन अंडर सेक्शन 401 में, तो वो भी यहाँ पे अलाउ कर सकती है पर्सन को कंपाउंड करने के लिए किसी ऑफेंस के लिए, टू विच सच पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड। जो पर्सन वहां पे कॉम्पिटेंट है कंपाउंड करने के लिए, उस पर्सन के थ्रू कंपाउंड किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन भी रिवीजन के टाइम पे कंपाउंड कर सकती है। फिर जो ऑफेंस है वो यहाँ पे कंपाउंड नहीं की जा सकती इफ द एक्यूज इज बाय द रीजन ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन लाइबल टू एनहेंस पनिशमेंट, और पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड है, यहाँ पे किंग लिख दिया है गलती से, काइंड है ऑफ सच ऑफेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कंपाउंड तब नहीं होगा ऑफेंस जब अगर एक्यूज ने जो प्रीवियस कन्विक्शन भी हो चुकी है उसको, उसके कारण उसको एनएस पनिशमेंट मिलना थी या फिर पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड देना था, तो यहाँ पे उसको कंपाउंड नहीं किया जाएगा। फिर सेक्शन 321 है, ये बात करता है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के बारे में। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो यहाँ पे जो भी इंचार्ज ऑफ द केस है, मतलब जो उस केस के लिए इंचार्ज है यहाँ पे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो कंसेंट ऑफ कोर्ट के साथ एनी टाइम बिफोर जजमेंट, जब तक जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ उसके पहले यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, ऐसा सेक्शन 321 में बताया हुआ है। और विड्रॉल जो होता है अंडर सेक्शन 321 में, वो आइदर जनरली और इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर ऑफ द ऑफेंस विच एक्यूज इज ट्राइड। तो जो विड्रॉल होता है या तो एक या एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए हो सकता है जो एक्यूज यहाँ पे कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए, मतलब जिसमें एक्यूज को ट्राई किया जा रहा है, मतलब जिसमें एक्यूज को जिस ऑफेंस के लिए ट्राई किया जाता है। फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंचार्ज है केस का, वो परमिशन ऑफ द कोर्ट कैन विड्रॉ द केस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321। तो ये रिपीट हो गया एक तरीके से वही वाला कि 321 में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इंचार्ज है किसी केस का, वो परमिशन ऑफ कोर्ट से विड्रॉ कर सकता है, मतलब कोर्ट की परमिशन के साथ विड्रॉ कर सकता है। फिर जो प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस इन्वॉल्विंग मिस appropriation of property belonging to the central government can be withdrawn by the public prosecutor appointed by the state government on the permission granted by central government।
तो अगर क्या है कि कोई प्रोसिक्यूशन इस तरीके से है कि यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया गया था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बिलोंग करती थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती थी उसका मिस अप्रोप्रिएशन किया गया है, तो विड्रॉवल जो है वो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर सकता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, लेकिन परमिशन किसकी चाहिए होगी? जब तक परमिशन नहीं मिल जाती, परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो उस चीज का विड्रॉवल कर सकता है जिसमें क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। फिर अगर विड्रॉल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के पहले हुआ होगा तो एक्यूज को यहाँ पे डिस्चार्ज बताए मानेंगे, अगर मतलब यहाँ पे विड्रॉल पहले हुआ है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के पहले तो उसको डिस्चार्ज मानेंगे, और अगर विड्रॉल हुआ है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस तो एक्यूज जो होगा एक्विटल माना जाएगा दिस रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस। तो उन ऑफेंसेस के लिए यहाँ पे वो एक्विटल माना जाएगा जिन ऑफेंसेस का यहाँ पे विड्रॉवल हो गया है चार्ज फ्रेम होने के बाद। फिर अंडर सेक्शन 322 ऑफ सीआरपीसी, इफ ड्यूरिंग द ट्रायल और इंक्वायरी जो मैजिस्ट्रेट है अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि उनके पास यहाँ पे जुरिडिक्शन नहीं है ट्राई करने के लिए उस केस को, तो वो सबमिट कर देंगे केस को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। फिर जो कंडीशन है अंडर विच द केस कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और मतलब जिसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर किया अंडर, तो वो सेक्शन 322 में दिया हुआ है, and the case should be tried by the chief judicial magistrate or such other magistrate having jurisdiction as the CJM direct। तो मतलब क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि जब भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सेक्शन 322 में लगता है कि जो केस है इंक्वायरी है जो ट्रायल है अगर उनको लगता है कि उनके पास जुडिक्शन नहीं है तो वो क्या करेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देंगे। फिर जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं जिनके पास यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने ट्रांसफर किया है केस, तो वो क्या करेंगे कि वो या तो केस को खुद ट्राई करेंगे या फिर किसी अदर मैजिस्ट्रेट के पास वो भेज देंगे जिसके पास यहाँ पे जुडिक्शन होगा ट्राई करने के लिए वो offence। फिर सेक्शन 323 बताता है कि केसेस विच और टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहाँ पे कैसा रहता है कि हमने सेक्शन 209 में भी पढ़ा था कि ट्रायल का कमिटल होता है, मतलब कमिटल फॉर ट्रायल बाय हायर कोर्ट, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देते हैं, वैसे ही सेक्शन 323 है। लेकिन सेक्शन 323 में क्या होता है कि 323 में बाद में अगर कभी लगता है, मतलब सेक्शन 209 जो था उसमें क्या था कि 209 में कैसा था कि मैजिस्ट्रेट को तुरंत ही ऐसा केस ऑन द स्पॉट प्राइमा फेसी लगता है कि ये केस तुरंत ही कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देना चाहिए तो वो कर देता है। लेकिन सेक्शन 323 क्या होता है, बाद की स्टेज है कि जब कभी केस को ट्रायल करते हुए ट्रायल करने के दौरान मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस जो है वो और टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो बाद में वो ट्राई कर सॉरी ये कमिट कर सकता है। तो सेक्शन 323 डिस्क्राइब करता है ओनली पावर ऑफ कमिटल, और जो कि वेयर सेक्शन 209 डिस्क्राइब करता है बोथ पावर एज वेल द प्रोसेस ऑफ कमिटल। तो 209 में प्रोसेस भी दी हुई है और यहाँ 323 में सिर्फ क्या 323 में सिर्फ यहाँ पे पावर ऑफ कमिटल दिया गया है, और 209 में देखेंगे तो प्रोसेस भी दिया हुआ है। फिर जो क्रिमिनल केस है वो कैन बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 209 सीआरपीसी, तो उसमें बाउंड टू कमिट होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि क्रिमिनल केस अगर जो है वो लगता है मैजिस्ट्रेट को कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजना चाहिए तो 209 में बाउंड टू कमिट होता है। फिर सेक्शन 224 है वो बताता है कि जो अगर कोई पर्सन है यहाँ पे प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया है ऑफेंस के लिए अगेंस्ट द कॉइनेज स्टैम्प लॉ या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो सेक्शन 324 को आप है सिर्फ हेडिंग से याद रखिएगा कि 324 यहाँ पे बताता है कि अगर कोई पर्सन प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है किसी ऑफेंस के अगेंस्ट जो कि ऑफेंस जो कि अगेंस्ट थे कॉइनेज स्टैम्प लॉ या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। फिर यहाँ पे जब भी मैजिस्ट्रेट को ओपिनियन है आफ्टर हियरिंग द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज, और जो एक्यूज है अगर वो गिल्टी है और ही इज और टू रिसीव सेवियर पनिशमेंट, मतलब उसको ज्यादा हार्श पनिशमेंट देना चाहिए, देन मैजिस्ट्रेट जो है जो एम्पावर्ड है यहाँ पे इन्फ्लिक्ट करने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट वो यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे केस को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 325 में। तो यहाँ पे जब भी मैजिस्ट्रेट का एक ओपिनियन है एक तरीके से आपको मतलब समझना चाहिए कि जब भी मैजिस्ट्रेट जब भी कोई ट्रायल कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो एक्यूज है वो गिल्टी है जहाँ पे उसको हायर पनिशमेंट देना चाहिए, मोर सेवियर पनिशमेंट देना चाहिए, तो वो मैजिस्ट्रेट जो उनकी पावर से ज्यादा है, मतलब जितनी पावर वो मैजिस्ट्रेट की पनिशमेंट को देने की उससे ज्यादा,
तो मैजिस्ट्रेट क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे केस को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 325 में। फिर जो पावर है यहाँ पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, जिनके पास यहाँ पे सबमिट किया गया है केस, वो अगर उनको ठीक लगता है तो एग्जामिन कर सकते हैं पार्टीज को, या फिर वो रिकॉल एग्जामिन कर सकते हैं विटनेसेस को जिनको वो ऑलरेडी यहाँ पे एविडेंस जिनकी ली जा चुकी है, और वो रिकॉल और टेक कर सकते हैं फर्दर एविडेंसेस को भी, और उसके बाद वो पास कर सकते हैं सच जजमेंट, सेंटेंस या ऑर्डर जो कि उनको ठीक लगता है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो मतलब मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उनके पास यहाँ पे पावर है कि जब भी उनके पास किसी केस में यहाँ पे सबमिट कर दिया गया है तो वो एग्जामिन कर सकते हैं पार्टी को, रिकॉल कर सकते हैं विटनेस को जो कि ऑलरेडी एग्जामिन कर चुके हैं, या फिर वो फर्दर भी एविडेंसेस वगैरह ले सकते हैं और उसके बाद जो भी ऑर्डर, जजमेंट या सेंटेंस उनको लगता है तो वो पास कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे एक अलग से पॉइंट आया हुआ है, इसके बारे में जजमेंट में बताया होगा, यहाँ तो कहीं मेंशन नहीं है इन सेक्शंस के बिटवीन में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आ गया है तो उसको मेंशन कर ही देता हूँ, मतलब बता ही देता हूँ कि जो भी पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज है, अगर उसको ऑलरेडी बीन डिस्पेंस कर दिया गया है with, तो जब भी जजमेंट उसका एक्यूटल ही होना है, तो प्रेजेंस ऑफ एक्यूज तब भी जरूरी नहीं है जब डिस्पेंस किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट। तो जनरली क्या होता है कि जब भी जजमेंट डिलीवर होता है उस टाइम पे एक्यूज को वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन अगर क्या होता है कि पर्सनल अटेंडेंस जो है एक्यूज की अगर उसको डिस्पेंस किया गया है ऑलरेडी, तो जो और उसका जो जजमेंट होना है वो एक्यूटल होना है, मतलब उसको बाइज्जत बरी होना है एक तरीके से, तो जो प्रेजेंस ऑफ एक्यूज है उसको डिस्पेंस किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट। फिर जो सेक्शन है, सेक्शन 326 ऑफ सीआरपीसी, वो बताता है यहाँ पे कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मैजिस्ट्रेट एंड पार्टली रिकॉर्डेड बाय अनदर। सो क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जब भी सपोज करिए कि कोई मैजिस्ट्रेट है उसने किसी ऑफेंस का ट्रायल कर लिया, अब बाद में सपोज करिए मैजिस्ट्रेट का ट्रांसफर भी तो हो सकता है, हो जाता है जनरली, तो जो दूसरा मैजिस्ट्रेट आया वो क्या करेगा, वो उसके जो एविडेंस रिकॉर्ड किए गए थे उसके बेसिस पे जजमेंट या कुछ भी कर सकता है जो भी वो करना चाहे। तो वही बात बताता है सेक्शन 326 कि जब भी कन्विक्शन है या कमिटमेंट है, जो कि एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मैजिस्ट्रेट एंड पार्टली रिकॉर्डेड बाय अनदर भी हो सकता है। अब यहाँ पे सेक्शन 327 की बात करें तो 327 बात करता है कि जब भी प्रोसीडिंग जो है यहाँ पे होगी तो वो ओपन कोर्ट होगी, मतलब क्या होता है, सिर्फ जनरली हम अगर बहुत सीवियर ऑफेंसेस जैसे रेप वगैरह देखें, आउटरीचिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन देखें, तो वो ऑफेंसेस में क्या होता है कि पार्टीज के पास राइट होता है कि अगर वो चाहे या कोर्ट को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ये जस्टिस के लिए डिजायरेबल है कि जो प्रोसीडिंग है वो इन कैमरा मतलब नॉट ओपन टू द जनरल पब्लिक, तो उन प्रोसीडिंग्स को वो इन कैमरा कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी ट्राइंग ऑफेंस, तो जो क्रिमिनल कोर्ट होगी शैल डीम टू बी ओपन कोर्ट, मतलब ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है, मतलब जनरल पब्लिक भी वहां पे जा सकती है और प्रोसीडिंग्स को सुन सकती है अगर वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं हो तो। और इन कैमरा प्रोसीडिंग मतलब होता है बंद कमरे में सुनवाई। तो बंद कमरे में क्या होता है कि वहां पे पर्सन जनरली अपेयर नहीं कर सकते केवल जब तक कि वो विटनेस ना हो या पार्टीज ना हो केसेस की, या फिर किस तरीके से कनेक्टेड ना हो एविडेंस वगैरह देने के लिए। फिर जो प्रोविजंस है यहाँ पे एक्यूज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो प्रोवाइड किए गए हैं चैप्टर 25 में, और सेक्शन 328 से लेके 339 इसके बारे में बताता है। तो अंडर सेक्शन 328 जो लीगल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड की जाती है एक्यूज को जो कि अनसाउंड माइंड है। 328 में, सेक्शन 328 को याद रखिएगा कि यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है किसी पर्सन को जो कि एक्यूज है और अनसाउंड माइंड है। फिर सेक्शन 329 प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर इन केस वेयर द पर्सन इज अनसाउंड माइंड इज ट्राइड बिफोर द कोर्ट। तो उस पर्सन को अगर कोई पर्सन यहाँ पे अनसाउंड माइंड का है उसको ट्राई किया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पे प्रोसीजर बताता है 329। फिर इफ द ट्रायल ऑफ अनसाउंड पर्सन नो prima facie case is made out against him, the court shall discharge him and deal with in such manner as provided under section 330। तो क्या होता है कि जब भी कोई ट्रायल है यहाँ पे अनसाउंड पर्सन का चल रहा है और उसके अगेंस्ट कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बनता, तो कोर्ट यहाँ पे उसको डिस्चार्ज कर देगी और डील कर देगी जैसा कि मैनर प्रोवाइड किया गया सेक्शन 330 में उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर जो ट्रायल हो रहा है अनसाउंड पर्सन का और प्राइमा फेसी एविडेंस उसके अगेंस्ट है, प्राइमा फेसी केस एक्यूज के अगेंस्ट बन रहा है, तो कोर्ट यहाँ पे पोस्टपोन कर देगी ट्रायल को फॉर सच पीरियड जो कि इसको रिक्वायर लगता है ट्रीटमेंट करने के लिए एक्यूज को, उस टाइम पीरियड के लिए उसको यहाँ पे एक तरीके से बस क्या कर देगी, पोस्टपोन कर देगी, बाकी ट्रायल चलेगा क्योंकि प्राइमा फेसी केस तो यहाँ पे बन रहा है एक्यूज के अगेंस्ट।
फिर सेक्शन 330 बताता है कि यहाँ पे रिलीज किया जा सकता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का, जब तक कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल चल रहा है। तो सेक्शन 330 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसको देखिएगा। तो सेक्शन 330 जो है सबसे पहले बताता है कि अगर प्राइमा फेसी केस अक्यूज के अगेंस्ट बनता है, इस वन विद द बेल मे बी गिवन, तो एक्यूज को यहाँ पे कोर्ट रिलीज कर देगी बेल पे, प्रोवाइडेड एंड अंडरटेकिंग इज टेकन फ्रॉम आवर फ्रेंड और रिलेटिव फॉर द ट्रीटमेंट will be done on regular basis and to prevent him from doing injury to himself or any other person। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमा फेसी अगर केस बनता भी है एक्यूज के अगेंस्ट, तो यहाँ पे बेल पे उसको छोड़ दिया जा सकता है। लेकिन कोर्ट जब रिलीज करती है बेल पे, तो उससे अंडरटेकिंग लेगी उसके फ्रेंड या उसके रिलेटिव से कि वो यहाँ पे प्रिवेंट करेंगे एक्यूज को किसी भी तरीके की इंजुरी, ना तो वो खुद को पहुंचाए ना ही किसी अदर पर्सन को पहुंचाए। और अगर यहाँ पे प्राइमा फेसी केस मेड होता है एक्यूज के अगेंस्ट और बेल उसको यहाँ पे ग्रांट नहीं की जा सकती, तो कोर्ट जो है एक्यूज को कर देगा कैप, मतलब यहाँ पे कैद करके रखा जाएगा, प्लेस वेयर द रेगुलर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कैन बी प्रोवाइडेड। तो या अगर उसको बेल पे नहीं छोड़ा गया तो कहाँ कर भेज देंगे, तो उसको वहां पे भेज देंगे जहाँ पे रेगुलर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। सेक्शन 330 का सबसेक्शन 2 में ये बात बताई गई है। अब सेक्शन 331 प्रोवाइड करता है कि जब भी कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है और वो अनसाउंडनेस जो है उसकी वो सीज हो गई, मतलब खत्म हो गई, तो कोर्ट यहाँ पे रिज्यूम कर सकता है इंक्वायरी और ट्रायल, और रिक्वायर कर सकता है एक्यूज को कि वो अपीयर हो जाए और ब्रॉट हो जाए मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के पास। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड उसकी खत्म हो गई, तो उसके बाद जो ट्रायल और इंक्वायरी होगी वो रिज्यूम हो जाएगी और उसको बुलाया जाएगा कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है। फिर सेक्शन 332 बताता है कि जब भी अपीयर होता है कोर्ट को, सेक्शन एज पर सेक्शन 331 की, जो एक्यूज है वो अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू मेक डिफेंस, मतलब वो डिफेंस वगैरह अपनी नहीं कर पा रहा है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो डील करेंगे एक्यूज को इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 330। तो मतलब 332 में सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि जब जो भी एक्यूज 331 में कोर्ट के पास अपीयर हुआ और कोर्ट को ये लगता है कि वो अनेबल टू मेक हिज डिफेंस है, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 330 उसको क्या कर देंगे, डील करेंगे। ऐसा सेक्शन 332 बताता है, मतलब सेक्शन 330 में फिर से उसको रिलीज वगैरह कर दिया जाएगा या बेल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा, उस तरीके से ऐसा ही होगा। फिर सेक्शन 333 है, वो बताता है कि किसी भी टाइम इंक्वायरी और ट्रायल में कोर्ट को अगर ये रीजन टू बिलीव है कि जो एक्यूज है उसने कमिट किया गया है, उसके द्वारा जो एक्ट वो अनसाउंड था और वो इनकैपेबल था यहाँ पे नेचर ऑफ द एक्ट को जानने के लिए जब वो ऑफेंस कर रहा था, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो प्रोसीड कर देंगे केस को, मतलब उस केस को प्रोसीड करेंगे, मतलब उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको कंटिन्यू रखेंगे। और अगर उनको लगता है कि जो एक्यूज है उसको ट्राई किया जाना चाहिए कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो वो कमिट कर देंगे फॉर ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। तो सेक्शन 333 में है कि प्रोसीड कर रहे हैं वो एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी ट्रायल, जब भी उनको रीजन टू बिलीव है कि एक्यूज ने जो है वो कमिट किया था जब भी वो अनसाउंड माइंड का था और वो इनकैपेबल था नेचर ऑफ एक्ट को। तो इस तरीके से वो यहाँ पे उसको प्रोसीड करेंगे ट्रायल को, और अगर उनको लगता है कि एक्यूज को कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिट कर देना चाहिए तो वो कमिट कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास। फिर सेक्शन 334 बताता है कि जब भी कोई पर्सन है अगर यहाँ पे एक्यूट हुआ है ऑन ग्राउंड दैट द टाइम ऑफ एलिजिबल ऑफेंस वाज रीजन ऑफ अनसाउंडनेस माइंड इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, द फाइंडिंग स्टेट स्पेसिफिकली वेदर ही कमिटेड द एक्ट और नॉट। तो सेक्शन 334 बताता है कि जब भी कोई पर्सन को यहाँ पे एक्यूट किया जा रहा है और किस बेसिस पे उसको एक्यूट किया जा रहा है, ऑन द ग्राउंड कि वो जो एलिज ऑफेंस जब कमिट किया था तब उसके कारण वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या के कारण वो इनकेपेबल था नेचर ऑफ ऑफेंस को जानने में। तो जो फाइंडिंग होगी उसमें यहाँ पे स्टेट करना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि यहाँ पे उसने कमिट किया है वो ऑफेंस या नहीं, उसमें स्पेसिफिकली उसको ये चीजें स्टेट करना पड़ेगी कोर्ट को। फिर whenever the person is acquitted on the ground at the time the alleged offense, alleged act, he was incapable of know the nature of the act, the order of person to be detained in safe custody, such person, such place in manner as the court और मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। तो क्या होता है कि जब भी यहाँ पे पर्सन है अगर वो एक्यूट हो जाता है, एक्यूटेड हो जाता है सिर्फ इस ग्राउंड के कारण की जो एलिज्ड एक्ट है वो इनकेपेबल था यहाँ पे नेचर ऑफ द एक्ट, और तो यहाँ पे क्या होता है कि उसको एक्यूटेड तो कर दिया कि यहाँ पे वो इनकैपेबल था नेचर ऑफ द एक्ट को जानने
में, इसलिए उसको एक्यूट कर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर कर दिया जाएगा उस पर्सन को कि उस पर्सन को यहाँ पे सेफ कस्टडी में रखा जाए, सच प्लेस में, उस मैनर में जो कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट को ठीक लगता है। इसको सेक्शन 335 बताता है। फिर सेक्शन 336 बताता है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एम्पावर है कि, मतलब नहीं, सेक्शन 336 बताता है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है एम्पावर है कि वो यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल जो है, जिस जिस जगह पे यहाँ पे पर्सन कंफाइंड किया गया है अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 330 या 335 में, तो उसको डिस्चार्ज कर सकती हैं। मतलब टू डिस्चार्ज मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर है क्या करने के लिए, कि जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल है, जिस पर्सन को यहाँ पे कन्फाइन कर किया जा रहा है उस जगह पे का, मतलब सेक्शन 330 में या 335 में किसी अनसाउंड पर्सन को यहाँ पे जो रखा जा रहा है, उस पर्सन का जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल है, उस पर्सन को यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस दे देगी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के अंडर सेक्शन 338 और 337 में जो दिए जाते हैं। तो सेक्शन 337 और 338 के फंक्शंस यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल को दे सकती है, जहां पे उस पर्सन को रखा जा रहा है सेक्शन 330 या 335 में। फिर सेक्शन 337 बताता है कि जब भी किसी पर्सन को यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है जेल में एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 330 सबसेक्शन 2 में, तो और इनकेस पर्सन जो कि डिटेन किया गया है किसी जेल में, या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन है, या विजिटर्स है उस असाइलम के, या एनी ऑफ टू ऑफ देम है, मतलब कौन कौन पर्सन हो सकते हैं, या तो यहाँ पे किसी पर्सन को अगर जेल में रखा गया है सेक्शन 330 के सबसेक्शन 2 में, या किसी पर्सन को अगर जेल में डिटेन किया गया है, तो जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स हैं, या तो वो, या तो जो विजिटर्स ऑफ असाइलम है वो हो सकते हैं, या फिर एनी टू ऑफ देम, मतलब इनमें से कोई दो पर्सन हो सकते हैं, वो अगर सर्टिफाई करते हैं अपना ओपिनियन कि जो पर्सन है वो यहाँ पे कैपेबल है डिफेंस करने के लिए उसके खुद का, तो उस पर्सन को यहाँ पे कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जिन पर्सन्स के पास है, या तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन हो सकते हैं, विजिटर्स हो सकते हैं, या इन लोगों में से कोई दो पर्सन हो सकते हैं, अगर वो अपना ओपिनियन बताते हैं कि जो पर्सन है यहाँ पे वो डिफेंस अपना करने के लिए कैपेबल हो गया है, तो उस पर्सन को यहाँ पे कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है। फिर जब भी पर्सन यहाँ पे सर्टिफाइड टू मेक हिज डिफेंस होता है अंडर सेक्शन 337, तो जो मजिस्ट्रेट और कोर्ट है वो यहाँ पे डील करती है विद सच पर्सन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 332। तो जब भी यहाँ पे किसी पर्सन को सर्टिफाई कर दिया गया है कि वो अपने डिफेंस करने के लिए कैपेबल है सेक्शन 337 में, तो जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट है वो डील करती है उस पर्सन को उस तरीके से जिस तरीके से प्रोविजन ऑफ सेक्शन 332 में दिया गया है। अब एज पर सेक्शन 338 का सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी का जो है, जब भी आईजी ऑफ द पुलिस है या फिर जो विजिटर्स हैं वो सर्टिफाई करते हैं कि जो पर्सन जिसको डिटेन किया जा रहा है अंडर सेक्शन 330 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 335 में यहाँ पे फिट टू रिलीज है विदाउट एनी डेंजर ऑफ डूइंग इंजरी टू हिमसेल्फ और किसी एनी अदर पर्सन। मतलब यहाँ पे क्या है, आईजी ऑफ पुलिस या फिर जो विजिटर हैं वो सर्टिफाई कर रहे हैं कि जिस पर्सन को भी यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है इन सेक्शन के अंडर में, वो उनको लगता है कि अभी इस पर्सन को रिलीज कर देना चाहिए, और अभी किसी तरीके का डेंजर ना तो खुद को करेगा ना ही किसी अदर पर्सन को करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट कर देगी कमीशन को, जो कमीशन में यहाँ पे जुडिशियल होगा, कंसिस्टिंग ऑफ जुडिशियल, मतलब कोई जुडिशियल ऑफिसर होगा और दो मेडिकल ऑफिसर्स होंगे कि वो अपनी रिपोर्ट करेंगे इससे रिलेटेड वो अपनी रिपोर्ट वगैरह देंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका भी शायद थोड़ा कुछ रह गया होगा ये अनसाउंड माइंड के ट्रायल से रिलेटेड, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।